Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा. जो लास्ट वीडियोस अभी तक हमने डिस्कस किया है, जिनमें हमने इस चैप्टर का डिस्कशन की है, उसमें आई हैव डिस्कस्ड विद यू टिल इक्वेशंस ऑफ मोशन. यस, दोज थ्री इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और लास्ट में थी आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. So these three equations for uniformly accelerated motion यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड द क्वेश्चंस भी जो आपके बीच बीच में आ रहे हैं वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं. अब एक बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन जब स्टार्ट होता है ना, उससे पहले तीन चार क्वेश्चंस थे, वो लास्ट वीडियो में डिस्कस करना रह गए थे. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दोज आल्सो एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. फाइन. आज जो मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मोशन चैप्टर, और वो ना बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है. फाइन. तो अभी ध्यान से आप यहाँ पे देखो, बोर्ड पे मैं क्या करने वाला हूं. देखो, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या चीज होती है. वेलोसिटी, आई टोल्ड यू, वेलोसिटी हम स्पीड को ही बोलते हैं, बट उस स्पीड के पास क्या आ जाती है, डायरेक्शन आ जाती है. तो जब स्पीड को आप डायरेक्शन दे दो, मतलब जब आप ये बोलना स्टार्ट करो कि मेरी इतनी स्पीड है इस डायरेक्शन में, तो आप उसको स्पीड ना बोलते हुए क्या बोल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. फाइन. सो वेलोसिटी जो है दैट इज स्पीड हैविंग डायरेक्शन. अब मैं आपके सामने कुछ पाथ बनाता हूं, जैसे कि ये मैंने एक यहाँ पे एक स्क्वायर पाथ बनाया, और यहां पर एक स्टूडेंट ने, सोनू को ही पकड़ते हैं, सोनू यात्रा. तो वो सोनू यात्रा अपनी यात्रा करके आ गया घर पे. घर के बाहर उसके ऐसे फील्ड्स बने हुए अलग अलग शेप के, तो वहां पे उसने चलना स्टार्ट किया. तो सोनू ने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो वो इधर गया ऐसे, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया, फिर यहां पे गया. अब मैं आपको बोलता हूं कि उसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है. यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड है. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या ये वाला जो मोशन है आपका, इसमें क्या स्पीड चेंज हो रही है? आंसर इज स्पीड चेंज नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि 10 10 10 10. सर आपने खुद ही तो लिखा है यहाँ पे 10 10 10 10. तो यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं कि स्पीड चेंज हो रही है? ओके. क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? थोड़ा सोच के आंसर देना, इसके बारे में थोड़ा सोचो. क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? देखो, वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड और डायरेक्शन, दोनों चीजें. अगर इन दोनों में से एक भी चीज, चाहे ये या दोनों चेंज होंगे, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो चाहे यहां पर ये 10 10 10 10 से चल रहा है, so although it is moving with 10 10 10 10 along this field, fine, but जब वो यहां पे चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन इस यहां को है, जब इधर चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन यहां पे है, यहां पे उसकी डायरेक्शन इधर को है, और यहां पे डायरेक्शन उसकी उधर का है. दैट मींस द मोमेंट ही चेंजेस हिज साइड्स, उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है. सो डायरेक्शन क्योंकि यहां पे चेंज कर रही है, चाहे स्पीड की वैल्यू सेम है, स्टिल हम ये बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या कर रही है आपकी, चेंज कर रही है. वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है. ओके. और पाथ्स बना सकते हैं हम ऐसे. फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा पाथ बनाता हूं. अब चलो जी. तो सोनू ने अब चलना स्टार्ट किया, इधर को चलाते हैं उसको, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 20 की ही स्पीड है उसकी. अब हम 20 कर देते हैं स्पीड, पर वो चल कितने से ही रहा है, 20 से ही चल रहा है. 20 20 20 20, और एरो यहां पे इधर को आएगा, दैट विल बी 20 मीटर पर सेकंड. माय फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्या स्पीड चेंज हो रही है? नो, इट इज सेम 20. क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस, डायरेक्शन इज चेंजिंग. देखो, यहां से जब स्टार्ट किया तो इधर को डायरेक्शन है, फिर इधर डायरेक्शन है, फिर यहां डायरेक्शन है, फिर डायरेक्शन इधर हो गई, फिर डायरेक्शन इधर हो गई, और उसके बाद डायरेक्शन इधर को हो गई. दैट मींस डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग. सो इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, देन यू विल से वेलोसिटी इज चेंजिंग, चाहे स्पीड की वैल्यू सेम है. समझ में आ रही है बात? ओके. अब मैं क्या करूंगा, मैं इन साइड्स को ना छोटा छोटा करता जाऊंगा. पहले मैंने ये साइड्स ली ऐसे, फिर मैंने इसको थोड़ा और छोटा किया तो ये शेप बनी, फिर मैं थोड़ी और यहां पे ऐसे कर सकता हूं, ऐसे बनाया जा सकता है. छोटी छोटी शेप, छोटी कर, मतलब जो मेरा ये यू कैन से, ये जो मेरा बड़ा सा डायग्राम है, इसकी जो साइड है ना, मैं चाहता हूं कि छोटी से छोटी रहे. आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, कि आई एम ट्राइंग टू मेक द साइड एज छोटी छोटी. ठीक है. तो छोटी से छोटी मेरी जो साइड की लेंथ है, ये जो लेंथ है ना मेरी साइड की,
मैं चाहता हूं छोटी से छोटी हो जाए। मैंने छोटी करी और छोटी करी और छोटी करी और छोटी करी और इतनी छोटी कर दी कि वो पॉइंट बन गया। तो जब वो एक पॉइंट बन जाएगा तो बेटा उसकी शेप कैसी बन जाएगी? सर्कल। और जब सर्कुलर शेप में एक बॉडी ट्रैवल करती है तो वो हर पॉइंट पे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो मान लो अगर सर्कुलर ट्रैक पे सोनू ने दौड़ना स्टार्ट किया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो पूरे ट्रैक पे वो 30 की स्पीड से ही रन कर रहा है, दौड़ रहा है। 30 यहां पर भी कितना है बेटा? 30 मीटर पर सेकंड। बट उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे। यहां पे इधर को है, टेंजेंट बनाओगे आप वहां पे, यहां पे इधर को है, यहां पे इधर को है, यहां पे इधर को है। टेंजेंट क्या होती है? किसी भी सर्कल में आप एक पॉइंट लो और वहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दो जो उस पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है। कट नहीं, टच, सिर्फ टच करते हुए निकले बाहर बाहर से। जैसे ये टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स हैं। तो टेंजेंट होती है जो सर्कल को टच करके हुए निकले। तो उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो उस पॉइंट पे डायरेक्शन दे देगा आपको। दैट मीन्स जब हम सर्कल में घूमते हैं, चाहे हमारी स्पीड सेम है पर हमारी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अगर मेरी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब मेरी अगली बात ध्यान से सुनना। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये सर्कल, इस सर्कल पे एक स्टूडेंट दौड़ रहा है, रन कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यहां भी 40 है उसकी, यहां भी 40 है। 40 उसकी कांस्टेंट फिक्स स्पीड होगी। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इस मोशन में एक्सेलरेशन है या नहीं है? सोचो, थिंक ओवर इट। वीडियो को पॉज कर दो, पूरा दिमाग लगाओ, सोचो। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है, सर्कुलर मोशन में 40 की स्पीड से आप ही दौड़ रहे हो, मान लो आप चक्कर लगा रहे हो वैसे 40 की स्पीड से, क्या आपका मोशन एक्सेलरेटेड है? लिंक करो सारे का सारा जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है। ओके, चलो डिस्कस करते हैं फिर इसको। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन कब होती है? एक्सेलरेशन तब होती है जब आपकी वेलोसिटी क्या करे? चेंज करे। ठीक है जी, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो मोशन आपका एक्सेलरेटेड है। अब वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? या तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, मान लो यहाँ पे 40 पे था, यहाँ पे 80 पे हो गया, यहाँ पे 90 पे हो गया, तो उसकी आपकी वैल्यू जब चेंज होगी तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, सर देखो वैल्यू जो वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है, तो ये वाला जो मोशन है वो कैसा है? दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। फाइन, बट यहां पे वैल्यूज तो सेम है, 40 40 40 40, तो क्या इसको मैं एक्सेलरेटेड बोल सकता हूं? तो बेटा हम कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अब एक्सेलरेटेड बोलेंगे कब? जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो। क्या यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है? इतनी देर से यही तो मैं समझा रहा हूं कि हर पॉइंट पे सर्कल में डायरेक्शन चेंज होती है। दैट मींस सर्कुलर मोशन में क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसीलिए मैं बोलूंगा वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है इसलिए मैं बोलूंगा सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन है। हेंस सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। पर क्योंकि यहां पे स्पीड सेम रखी हुई है मैंने, इसलिए इस सर्कुलर मोशन को हम नाम दे देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। सर्कुलर का मतलब क्या है? सर्कल में। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम स्पीड से। पर ये एक्सेलरेटेड कैसे हो गया अगर स्पीड सेम है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है हर पॉइंट पे। एंड दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अपनी कॉपी में आप हेडिंग डाल दो, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो हमने अभी डिस्कस करना है। इसको ढंग से देखते हैं अभी। फाइन, सो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है एग्जाम में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड है या नहीं है। सो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइन, इसको हम डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, मोशन इन
which an object moves on a circular path, motion in which an object moves on a circular path with constant speed is called as uniform circular motion. Fine. So if सर्कल ये बन गया, थोड़ा और बढ़िया सा बनाने की मैं कोशिश करता हूं, अच्छा सा बन जाए, सुंदर सा, है ना। सो लेट मी गिव इट अ ट्राई अगेन। ऐसे बनाते हैं अब इसको, अब इसको ऐसे, चलो बढ़िया बन गया। ये इसका सेंटर पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसे गोल चक्कर लगा रहा है इसमें सेम स्पीड से, उसको हम v बोल देते हैं, दैट इज v। फाइन। और इसका हम रेडियस ले लेते हैं, दैट इज r। ओके जी। सो डायरेक्शन ऑफ motion of object is changing at every point, hence we can say that velocity is changing, therefore this is an accelerated motion। बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रही है हर पॉइंट पे, इसीलिए इस मोशन को हम कैसा मोशन बोलते हैं, दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। फाइन। ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये v स्पीड से ऐसे गोल चक्कर लगा रहा है और r इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है, तो एक राउंड कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट one round is given by time is equal to, अब बताओ ये पूरा जब एक चक्कर लग जाएगा तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा? ये जो सर्कुलर पाथ में ये पूरा चक्कर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? एरिया नहीं, वॉल्यूम नहीं, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई r, और स्पीड कितनी चल रही है? दैट इज v। तो इतना टाइम लगेगा इसको ऐसे इसका एक राउंड लगाने में। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, देन उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, डन। सो अब यहां पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, जैसे मान लो एक पर्सन है, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के ऊपर उसने एक स्टोन को बांधा हुआ है और वो क्या कर रहा है, ऐसे उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है। मतलब मैंने ऐसे रस्सी पकड़ी, उसके आगे एक पत्थर बांधा और ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे। तो डायग्राम कुछ ऐसे ही मैं बना पाऊंगा यहाँ पे अभी। तो ऐसे ऐसे अगर मैं घुमाऊंगा और अगर मैं उसको लूज छोड़ दूं किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो स्टोन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस पॉइंट पे मैंने उसको छोड़ा उसके टेंजेंशियली जाएगा। जैसे मान लो ऐसे करते करते अगर मैंने इसको यहां पे लीव कर दिया, छोड़ दिया ना इस रस्सी को, तो ये स्टोन अगर ये मोशन ऐसे कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है, तो ये इधर को निकल जाएगा। सो लीव्स
टेंजेंशियली व्हेन रिलीज्ड। तो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन अ स्टोन tied to a string is made to do circular motion and at any instant when it is released, it flies off tangentially। तो टेंजेंट के अलॉन्ग वो ऐसे निकल जाएगा। तो जैसे ऐसे ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूं तो यहां पे आके अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो वो स्टोन ऐसे निकल जाएगा इधर को। अगर यहां पे छोड़ता तो ऐसे निकलता, यहां पे छोड़ता तो वो इधर को ऐसे निकलता। फाइन। और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं सर्कुलर मोशन की? Examples: motion of earth, cyclist moving on a round track। कुछ भी आप एग्जांपल बना सकते हो सर्कल में घूमने की, राउंड ट्रैक एटसेट्रा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। देखो बेटा कॉन्सेप्ट जो आपको पकड़ना है यहाँ पे वो क्या है कि ये एक्सेलरेटेड कैसे हुआ। फर्स्ट तो यहीं पे है बच्चे कि स्पीड तो यार सेम है 30 30 30 30, तो एक्सेलरेटेड कैसे हुआ? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हम उसी टाइम पे ये बोलते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मींस इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। हाँ जी डन। सो चलो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हमारे कुछ बीच में रह गए थे, और बैक एक्सरसाइज को कर लेंगे अभी हम। फिर हमारा चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। ओके, तो पहले ऐसा करते हैं कि वो जो क्वेश्चंस कुछ पेंडिंग थे ना आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले वाले, उनको हम कवर अप कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो थे आपके देवर लाइक, लेट मी जस्ट चेक वो क्वेश्चन कहां पे है। यस, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ये क्वेश्चन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड जो है आपका, उससे पहले ये 4 क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो किया है हमने। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इन दोनों के लिए वो आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बेसिकली बनाना है। सो लेट अस मेक इट। हमने बनाया भी है इसको पहले भी। ओके, सो यहां पे आएगा आपका डिस्टेंस d, यहां पे आएगा टाइम t, डिस्टेंस d टाइम t। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या सेम रहता है आपका? वेलोसिटी और स्पीड सेम डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो उसका ग्राफ बेटा बनेगा ऐसे। बना चुके हैं हम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज कर रही है। अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। दैट मींस उसका ग्राफ हमने कैसे बनाया था? इट वाज लाइक दिस। सिंपल किया था हमने इसको। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? ये आपको याद आया जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला था कि मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इसका आंसर देना। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, डिस्टेंस टाइम पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये बनाया मैंने। पैरेलल टू टाइम एक्सिस जब भी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मान लो टाइम डिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी। यहाँ से अगर हम लिखना स्टार्ट करें 0, 20, 40, 60 और ये किलोमीटर्स में, अगर यहाँ पे टाइम चल रहा होगा आपका 1 2 3 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या है? जब टाइम 0 था तब भी वो 60 किलोमीटर्स पे था। जब वो टाइम 2 सेकंड हुआ तब भी 60 पे है, 3 पे भी 60 पे है, 4 पे भी 60 पे है, 5 पे भी कहां पे है? 60 पे है। दैट मींस वो वहीं पे रुका हुआ है, खड़ा हुआ है।
दैट मीन्स एट रेस्ट ऑब्जेक्ट इज, जो ऑब्जेक्ट है इज एट रेस्ट, तो ये बन गया इसका आंसर, सिंपल। तो ये मतलब हुआ उस ग्राफ का। थर्ड, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज स्पीड टाइम ग्राफ। तो अब वो बोल रहा है स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। ये ऐसे, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, अगेन ये वैल्यू सेम ही है, तो यहाँ पे सेम अगर मैं वैल्यूज ले लूं 20, 40, 60 और ये मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब क्या है कि टाइम आगे आगे चलता जा रहा है और मेरी जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो 60 की स्पीड से ही चलता जा रहा है। दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी। देन what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph। तो अगर मैं velocity time graph की बात करूं, यहां पे इसको ड्रॉ करते हैं, तो VT ग्राफ उसको मैं बोलता हूं। तो VT ग्राफ में कोई भी मैं शेप ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं। इसके नीचे का अगर मैं एरिया निकालूं, मैंने आपको बताया था डिटेल में, एरिया जब मैं निकालूंगा तो मैं कौन से दो, इसका एरिया होगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस में क्या चल रहा है आपका, दैट इज टाइम। हाइट में क्या चल रही है आपकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी इनटू टाइम आपको क्या देता है, दैट इज डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस, इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बाद अभी करेंगे बैक एक्सरसाइज। फाइन, ओके। सो बैक एक्सरसाइजेज अभी स्टार्ट करते हैं हम। क्या होगा इसमें, अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा, एक बात का बेटा खास ख्याल रखना कि ये अभी जब मैं बैक एक्सरसाइज करूं या कोई भी मैं क्वेश्चन करवाऊं, उससे पहले आपको क्वेश्चंस को खुद ट्राई करना है। अगर आप सीधा सीधा नोट्स बनाते जा रहे हो और सारे सॉल्यूशंस भी कॉपी करते जा रहे हो कि नोट्स बड़े सुंदर बन गए, तो उसका उतना ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं आपको, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे आपसे। तो आप पहले क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो, उसके बाद इनका सॉल्यूशन देखो, तो बहुत चीजें और आपको ज्यादा समझ में आएंगी, अप्रोच काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी उसमें। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बैक एक्सरसाइज का। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? तो पहले हम एक काम करते हैं, सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं यहाँ पे एक। सो ये एक हमारा सर्कुलर ट्रैक बनेगा जिसका हमें डायामीटर कितना दे रखा है, 200 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ये हो जाएगा मेरा आर रेडियस। और वो 40 सेकंड में टाइम कितना लेता है, वो 40 सेकंड्स। 1 राउंड ले लेते हैं, 1 रेवोल्यूशन ले लेते हैं इसका। रेवोल्यूशन मतलब होता है ऐसे किसी का चक्कर लगाना बाहर। अब वो पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड्स। अब ये कितने सेकंड हो जाएंगे आपके, ओके। क्या पूछ रहा है वो आपसे, डिस्प्लेसमेंट बताओ, और दूसरा आपको पूछ रहा है वो डिस्टेंस बताओ। अच्छा, 2 मिनट 20 सेकंड्स को मैं कितना लिख सकता हूं, 2 मिनट 20 सेकंड जो है मेरे पास, दैट इज 2 इंटू 60 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स। 2 मिनट में कितने, 2 इंटू 60 सेकंड हो गए, तो बन गया 140 सेकंड्स। और 140 सेकंड्स को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। समझ में आ रही है बात। तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं 1 रेवोल्यूशन की बात करूं तो ये फर्स्ट रेवोल्यूशन है, ये सेकंड रेवोल्यूशन है, ये थर्ड रेवोल्यूशन है, उसके बाद ये फोर्थ है, और उसका कितना है, हाफ। फोर्थ हाफ रेवोल्यूशन है इसका। दैट मींस अगर उसने यहां से स्टार्ट किया तो एक चक्कर
2 3 फोर्थ पूरा नहीं किया, हाफ किया, दैट मींस यहां पे आ गया। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि इस डायग्राम में मैं यहां पर था ए पे, पहुंच गया मैं बी पे, इस केस में डिस्प्लेसमेंट बताओ। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे कितना है आपका, ये, दैट इज द डायामीटर। और डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का तो सीधा आंसर कितना आ गया 200 मीटर। अब बात आती है डिस्टेंस की। आपको पता है एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस जितना, दूसरे में भी कितना होगा 2 पाई आर, तीसरे में भी कितना होगा 2 पाई आर, फोर्थ में कितना होगा 2 पाई आर नहीं पाई आर होगा, क्योंकि हाफ किया उसने। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना, और डिस्टेंस में मुझे पूरे का पूरा जो रास्ता है उसको लेना है। सो 2 + 2 + 2 + 1 7 पाई आर। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 7 पाई r. So this is 7 into 22/7 into r है हमारा 100, तो ये हो जाएगा बेटा 2200 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना आया, दैट इज 2200 मीटर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरे पास, दैट इज 200 मीटर्स। फाइन, समझ में आ गया क्वेश्चन? ओके, चलो सेकंड देखते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 meters road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन में जॉगिंग करते हुए ए पॉइंट से वो चला और कहां गया बी पॉइंट तक, बी पे पहुंच के फिर वो वापस आया और सी पॉइंट पे आके रुक गया। अब यहां से यहां तक का जो है हमें डिस्टेंस दे रखा है कितना 300 meters. So let me draw it like a straight line. ये 300 है और वापस कितना चल के आया वो 100, तो ये हमारे पास 100 मीटर है। फाइन, अब A to B जाने में लगे 2 मिनट 30 सेकेंड्स और वापस आने में लगे C तक 1 मिनट। सो A to B में लगे हैं 2 मिनट 30 सेकेंड्स, और 2 मिनट 30 सेकेंड्स की अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट कितने हो जाएंगे आपके 120, तो ये हो जाएंगे आपके 150 सेकेंड्स। फाइन, और B to C आने में 1 मिनट लगा पूरा, दैट मींस 60 सेकेंड्स। तो A to C की जो जर्नी है उसमें टाइम कितना लगेगा हमारा 150 + 60 दैट इज 210 सेकेंड, 210 सेकेंड लगेंगे। फाइन, सो A to C आने में हमें कितना लगेगा 210 सेकेंड्स। अब ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया। वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको A to B और A to C के लिए। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर थोड़ी सी मैं स्पेस क्रिएट करता हूं। So we'll solve it here. A to B और दूसरी जर्नी कौन सी है A to C। ओके, A to B और यहां पे लेते हैं हम A to C। A to B की बात करते हैं, इसमें एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है A to B के बीच में 300, A to B का टाइम कितना है दैट इज 150, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होती है जब आप सेम डायरेक्शन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए चल रहे हो, मतलब इधर कोई चल रहा है डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, तो सेम ही वैल्यूज आएंगी 300/150 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड। A to C की बात करते हैं, A to C में एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 300 ऐसे और 100 ऐसे 400, सो 300 + 100 और टोटल टाइम टेकन कितना है 210, सो दिस विल बी 400/210, 0 से 0 40/21।
अब देखो अगर यहाँ पे 20 होता तो एग्जैक्ट 2 से जाता, पर यहाँ पे 21 है, मतलब 2 से हल्का सा कम आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी जब आपको करनी है तो वेलोसिटी के केस में बेटा जब हमें आपको एक और चीज सीखनी है, जैसे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। तो जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा ए और सी के बीच में, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट लेना है यहाँ पे ए टू सी के बीच का, और वो कितना होगा 300 टोटल है, ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 200 मीटर्स। तो दिस विल बी 200 अपॉन 210। टोटल टाइम तो उतना ही लगा ना, पर मुझे लेना इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस विल बी 20 अपॉन 21। समझ में आई बात? 20 अपॉन, अगर 20 होता तो 1 आता, तो यहाँ पे 0.9 के अराउंड यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी एवरेज वेलोसिटी की। सो एवरेज वेलोसिटी जब आपको कैलकुलेट करनी है तो दिमाग में रखो डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो सर यहाँ पे आपने सेम कैसे ले लिया? क्योंकि बेटा जब ए से बी जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही तो है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूं। मैक्सिमम केसेस में हम एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते हैं, इसीलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहता है। पर यहाँ पे वो इधर गया, फिर वापस उसने डायरेक्शन चेंज करी अपनी, तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट इतनी रह जाती है, पर डिस्टेंस तो हमें पूरा ही लेना है। समझ में आ रही है बात? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब्दुल while driving to school computes the average speed for his trip to 20। अब्दुल स्कूल जा रहा है और उसकी एवरेज स्पीड है 20, वापस आता है सेम रूट से, ट्रैफिक कम होता है तो एवरेज स्पीड उसकी है 30। पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड वो पूछ रहा है आपसे, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली घर से जा रहा होगा, तो होम टू स्कूल की उसकी जर्नी होगी। अगर होम टू स्कूल की उसकी जर्नी है देन क्वेश्चन नंबर 3, होम टू स्कूल, ये जर्नी है। सो अज्यूम डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो उसको डी मान लो या एक्स मान लो, वाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो क्या रहा है, होम और स्कूल, वो पहले होम टू स्कूल जाएगा फिर स्कूल से होम आएगा। मतलब कहने का ये है कि पहले तो वो होम से जब स्कूल जा रहा है उस केस में डी कवर करेगा, फिर जब वो स्कूल से होम आ रहा है तब फिर से डी करेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया वो कितना हो जाएगा, डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज डी प्लस डी इज इक्वल टू 2d। फाइन। अब टाइम टेकन होम टू स्कूल, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है डी, और होम टू स्कूल वो कितनी स्पीड से जा रहा है, दैट इज 20। और यहां पे जो टाइम टेकन है स्कूल टू होम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, यहां पे है 30। तो एवरेज स्पीड मुझे पता है क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डी प्लस डी अपॉन टाइम, डी अपॉन 20 प्लस डी अपॉन 30। तो दिस विल बी 2d अपॉन, डी कॉमन ले लो यहाँ पे, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन, अब नीचे इनका एलसीएम ले लो, आप कितना ले सकते हो, 60 ले लो, 23 जा 60 और 32 जा 60। So this will be 2 upon 5 upon 60. This will be 2 into 60 upon 5. 5 12 जा 24 और यूनिट्स क्या चल रहे हैं हमारे, that is किलोमीटर्स पर आवर में आंसर आएगा हमारा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। घर से स्कूल, स्कूल से घर, डिस्टेंस नहीं दिया तो मान लो सेम रूट से आ रहा तो डिस्टेंस वो आपके कैंसिल हो जाएंगे इस केस में, तो ऐसे इसका सॉल्यूशन बनेगा। फाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो
लेट अस डू वन थिंग, कुछ एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। ओके, सो मोटर बोट ने चलना स्टार्ट किया रेस्ट से। सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो u0 लोगे मोटर बोट का। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना टाइम लिया हुआ उसने? 8 सेकंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? ऐसे निकालना है मुझे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 का स्क्वायर। तो हाफ इंटू 3 इंटू 64, तो ये 32 हो जाएगा आपका। तो ये बेटा आ जाएगा 3 टू 6 9 96 मीटर्स। चलिए आपकी बोटी आंसर है, सिंपल। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एज अ न्यूमेरिकल, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी कब? एक्सेलरेशन जब कैसी होगी आपकी? कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू कांस्टेंट थी तो हमने वो वैल्यू लिख दी। फिफ्थ, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies the brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. Car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 kilometer per hour in another car, दूसरी कार में जा रहा है, applies the brakes और stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graphs for the two cars. Which of the two cars had traveled farther after the brakes were applied? Fine. चलो इसको अब करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। इसको अभी हम करना स्टार्ट करते हैं। तो दो ड्राइवर्स हैं यहाँ पे, हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि जो दो ड्राइवर्स हैं उनकी मैं यहाँ पे अलग अलग कॉलम में वैल्यूज को लिखूं, जिसको हम सॉल्व करते हैं। एक है मेरे पास ड्राइवर 1 ले लेते हैं और दूसरा है मेरे पास बेटा ड्राइवर 2। ड्राइवर 1 कितने से चल रहा है? 52 से। तो u हो जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कर ले, 5/18। 2 9 जा 2 26 जा, फाइन। और 26 इंटू 5 अगर हम देखें कितना होता है, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 130/9 मीटर पर सेकंड। ये u चल रहा है उसका। ओके, अब क्या हुआ, उसने फिर ब्रेक लगाई। अगर ब्रेक लगाई तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में आई होगी, मतलब नेगेटिव आएगी, और गाड़ी रुक गई कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में। तो v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स में। v मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, ब्रेक लगाने पे कार रुक जाएगी, तो v 0, टाइम कितना लिया? 5 सेकंड्स। सो v इज इक्वल टू u प्लस at अगर हम यहां पे करें तो 0 इज इक्वल टू 130/9 प्लस a इंटू 5। तो यहाँ पे -5a इज इक्वल टू 130/9। तो ये माइनस यहाँ की बजाय हम यहाँ भी लगा सकते हैं, मैथ्स में अलाउड है। तो एक्सेलरेशन विल बी 130/9 इंटू 5, ये माइनस में चलेगी आपकी वैल्यू। तो 5 2 जा 10, 6 जा 30, -26/9। तो ये आएगा आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू जो निकल के आएगी बेटा, दैट विल बी -9 2 जा 18 जाएगा, ये 80, 9 8 जा 72, -2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। सिमिलरली इसके साथ है, ड्राइवर 2 कितने पे चल रहा है? 3 पे चल रहा है और 10 सेकंड में रुक गया। 3 पे चल रहा है जी, तो 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 3 इंटू 5/18, 3 6 जा 18, तो 5/6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और फाइनली वो रुक गया कितने टाइम में? 10 सेकंड्स में। यार ये वैल्यू समझ में, तो कैसे? तो इसकी रिटार्डेशन निकालो, v इज इक्वल टू u प्लस at, v0 a u आ जाएगा आपका 5/6 प्लस a इंटू 10, तो -10a इज इक्वल टू 5/6। यहां से आ जाएगा एक्सेलरेशन आपका -5/6 इंटू 10। तो 6 से जब ये जाएगा तो उसे भी 0.8, तो -0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन आ गई। तो ड्राइवर 1 की एक्सेलरेशन कितनी है? -2.8। ड्राइवर 2 की कितनी है? -0.08। ठीक है। और अब वो आपसे पूछ रहा है
ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स। स्पीड टाइम ग्राफ अब बनाते हैं। ग्राफ पेपर मींस यहां पे मुझे ग्राफ बनाना है लाइक दिस, ऐसे। फाइन, स्पीड और टाइम, यहां पे स्पीड लिखूंगा मैं किलोमीटर पर आवर में, यहां पे टाइम किलोमीटर पर आवर तो नहीं, मीटर पर सेकंड में हम उसको कन्वर्ट कर चुके हैं, और यहाँ पे टाइम आएगा आपका सेकंड्स में। ड्राइवर 1 की बात करें, कितने पे चल रहा था वो, 130/9। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, दिस विल बी 9 1 9, 40, 9 4 36, 40, 14.4, तो 14.4 मीटर पर सेकंड। सो 9 1 9 किया हमने, 40 आ गया, तो 9 4 36, ठीक है, फिर से 40, 14.4। तो ड्राइवर 1 की जो वैल्यू है वो यहां पे ले लेते हैं 14.4। 14.4 पे था ड्राइवर 1, और कितने टाइम में वो जीरो हो गया, 5 सेकंड्स में। मतलब यहां पे अगर मैं लिखूं वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी 14.4, 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, तो इस पे इतनी है और 5 पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी। दैट मींस मुझे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है ऐसे, ये बन गया ग्राफ। फिर से समझ लो, जब टाइम 0 था तब 14.4 थी, जब टाइम 5 हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो 5 सेकंड पे 0 वेलोसिटी कैसे प्लॉट करोगे, यहीं पे करोगे ना ऐसे। अब दूसरे की बात करते हैं, वो कितने पे चल रहा था जी, 0.8 मीटर पर सेकंड पे, तो वो कहीं यहां पे था, बहुत ही नीचे, 0.8 उसकी वैल्यू थी, और 10 सेकंड में वो हो गया, तो यहां पे 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0। तो एक ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनेगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं ऊपर ले लेते हैं इसकी वैल्यू, ताकि इजीली आपको ये समझ में आ जाए। तो 0.8 की वैल्यू अगर कुछ यहां पे लें हम, तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे। तो ये ड्राइवर 1 है और ये आपका ड्राइवर 2 है, ठीक है जी। तो ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। आगे क्या पूछ रहा है वो, कौन सी कार जो है वो सबसे ज्यादा चली, विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। देखो होता क्या है कि जब गाड़ी चल रही होती है और आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी उसी टाइम नहीं रुकती, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। वो यही पूछ रहा है आपसे कि जैसे ही ब्रेक लगाई तो कौन ज्यादा चला, तो कौन ज्यादा चला, ये चीज आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। फाइन, तो यहां पे अब हमें क्या करना है कि कौन ज्यादा चला। मतलब अगर मैं ड्राइवर 1 की बात करूं तो ड्राइवर 1 के केस में बेटा क्या चीज है, ड्राइवर 1 के केस में जो एरिया है वो ये वाला है। तो ड्राइवर 1 के केस में अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया फॉर ड्राइवर 1 हाफ इनटू बेस कितना है मेरे पास 5 और हाइट कितनी है मेरे पास 14.4, तो ये 2 7 14 2 2, तो 7.2 इंटू 5 करोगे आप, 5 2 10 35 36, तो ये चला 36 मीटर्स। एरिया फॉर ड्राइवर 2, एक्चुअली ये एरिया क्या दे रहा है मेरे को, दिस इज गिविंग मी द डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो गिविंग मी द डिस्टेंस। तो यहां पे निकालो हाफ इनटू, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें बेस कितना है आपका 10, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कितना है 0.8, सो दिस इज, ये 10 यहां से जाएगा तो 2 4 8, तो ये हो जाएगा 4 मीटर्स। तो कौन ज्यादा चला, जो ड्राइवर 1 है जो आपका 14.4 यानी कि जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है एज कंपेयर टू जो ड्राइवर 2 चल रहा था 3 किलोमीटर पर आवर से। फाइन, सो ये इसका सॉल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको
बेसिकली ढंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी इसमें आपको इशू आ रहा है समझने में तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो, अदरवाइज इसको 2-3 बार सॉल्यूशन को देखो, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ये। देखो ग्राफ से रिलेटेड तो जो अभी तक हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें कॉन्सेप्ट सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर्ड हैं। क्या कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो उसमें आपको क्या चीज मिलती है, डिस्टेंस मिलता है, या उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती है। फाइन, ओके 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्या है, मान लो अगर आपको ऐसे ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में और उसमें फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट्स के साथ मतलब ऐसे लाइंस लगा के ग्राफ दिया हो तो उसको कैसे टैकल करना है। तो बहुत इजीली आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। टू द स्केल कोशिश करता हूं मैं इसको बनाने की, लाइक दिस, और फिर हमने इसको ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि मान लो मेरे पास, जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, 048 ऐसे वैल्यूज चल रही हैं और बीच में अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 0.4 चल रहा है आपका, am I right? 0.4 नहीं है, 4 है, फाइन। और ये 7 बॉक्सेस हैं। अब कहने का मेरा मतलब है कि एग्जैक्ट डिवीजन नहीं है। अगर तो ये ऐसे होता है 0 1 2 3 4 तो हमें समझ में आ रहा था कि एक लाइन का मीनिंग 1 है, 1 2 3 4 एक एक लाइन पे 1 इंक्रीज हो रहा है। पर यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा, 0 to 4 जा रहे हैं पर 7 बॉक्सेस कंज्यूम हो रहे हैं। दैट मींस 7 बॉक्सेस मिलकर, या 7 बॉक्सेस ही ले लो, चलो बॉक्सेस ही बोल सकते हैं, 7 बॉक्सेस मिलके 4 यूनिट्स बनाते हैं, 4 यूनिट बनाते हैं। तो 1 बॉक्स कितना कंट्रीब्यूट करता होगा, 4/7 यूनिट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? इसमें जो एक बॉक्स जो है, मतलब 0 से जब मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं तो मैं 4/7 पे जा रहा हूं, उससे नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं तो मैं 2 into 4/7 पे जा रहा हूं, उससे नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूं तो 3 into 4/7, 4 into 4/7, 5 into 4/7, 6 into 4/7, यहां पे पहुंचा तो 7 into 4/7, तो 7 से 7 गया तो आया यहां पे 4। इज दिस क्लियर टू यू कि जब ऐसे अनइवन सी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी हो तो उसको कैसे टैकल करना है? आप यूनिट की वैल्यू लो और देखो कि कितने बॉक्सेस मिलके उसको वैल्यू को बना रहे, तो 1 बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये बहुत ध्यान से आपको इस गिवन ग्राफ में देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये आपको इजीली समझ में आ गया तो फिर हम अभी क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ्स को ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ जो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे, फाइन। ऐसे बनेगा ग्राफ। दिस इज माय डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, दिस इज माय टाइम, आवर्स में ये टाइम है, और ग्राफ मेरे पास कुछ ऐसे बन रहे हैं। वैल्यूज है यहाँ पे 0 4 8 12, और यहां पे जो ग्राफ बना मेरा वो बना कुछ ऐसे B बन रहा है, देन 4 और 8 के बीच में से कहीं से ऐसे जा रहा है मेरा, दैट इज A, और यहां से मेरा जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज C। तो A C B, समथिंग लाइक दिस, ऐसे हमें ये ग्राफ दे रखे हैं। अब यहाँ पे वो वैसी मेजरमेंट्स कर रखी, बॉक्सेस वाला फंडा मैंने आपको समझाया। तो अगर मैं ऐसे बात करता हूं, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करता हूं इन y एक्सिस में ईच बॉक्स कंट्रीब्यूट्स, ईच बॉक्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4.7 किलोमीटर। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं।
विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। अब आपको बताना है फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन सा चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फास्टेस्ट का आंसर आप कहां से दे सकते हो? अगर मैं आपको स्पीड बता देता, अगर मैं आपको स्पीड बता दूं ए बी और सी की, मान लो मैं बोलता हूं ए की स्पीड है 20, बी की है 60 और सी की है 200, तो आप बहुत इजीली बता दोगे कि सर स्पीड सी की सबसे ज्यादा है 200, हेंस सी इज द फास्टेस्ट। पर यहाँ पे तो वैल्यूज नहीं दे रखी, तो आप कैसे बताओगे कि इन तीनों में से फास्टेस्ट कौन सा है? उसका मैं आपको एक वे बताता हूं। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें आप एक काम कर सकते हो। क्या काम करोगे आप अभी? लेट मी जस्ट इंक्रीज दिस एक्सेस। अब मैं ना ए और सी की बात करता हूं, ए और सी की मैं बात करता हूं। और मैं आपको याद है कि मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था आपको। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि ये मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये मेरे पास एक लाइन है, इस पे कोई भी दो पॉइंट्स लो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ठीक है? तो और ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये वैल्यू x है, ये y है, तो x अपॉन y आपको क्या दे देगा? दैट विल बी स्पीड। अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले a और c की बात करता हूं। a और c में अगर मैं बात करूं तो बेटा हम एक काम कर सकते हैं, यहां पे हम क्या काम कर सकते हैं? विल डू वन थिंग, और वो क्या चीज है कि जैसे ये a की लाइन है ना पूरी की पूरी, इस पे मैं एक पॉइंट लेता हूं जो कि बिल्कुल c के नीचे है। ऐसे एक पॉइंट ये लिया मैंने और एक मैंने पॉइंट लिया ये वाला C का, ठीक है? ओके, अब क्या करेंगे? अब देखो मैं दो ट्रायंगल्स बनाने वाला हूं। एक मैं बनाता हूं A के लिए, ये बनाया मैंने, इसको बोल देते हैं x1 और इसको बोल देते हैं y। अब मैं बनाता हूं किसके लिए? C के लिए। x1 कितना है? ये रहा x1। अगर मैं x2 की बात करूं तो वो होगा ये वाला। आ रही है बात समझ में? फिर से ध्यान से देख लो मैंने क्या किया। मैं a और c के बीच में कंपैरिजन करने वाला हूं। कंपैरिजन मुझे किस किस चीज का करना है कि तेज कौन चल रहा है। तेजी का आप कैसे बताओगे? स्पीड से। स्पीड कैसे निकलेगी? ऐसे मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा उस लाइन के ऊपर जिस लाइन में मैं स्पीड निकालना चाहता हूं। तो जैसे ही ट्रायंगल मैं बनाऊंगा तो x अपॉन y मुझे क्या दे देगा? स्पीड। अब मैंने ऐसे ही क्यों बनाया इन ट्रायंगल्स को? इसलिए बनाया बेटा बिकॉज, अब आप ध्यान से देखना मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं इस टाइम पे ए वाले की, ये वाला, मैं इसको डार्क कर देता हूं। ये है मेरा ए का, ये वाला। तो ए की अगर मैं बात करूं, स्पीड जो आएगी दैट विल बी x1 अपॉन y, ये x1 और ये y। अब मैं c की बात करता हूं। c के केस में जो ट्रायंगल बन रहा है मेरा, वो कौन सा बन रहा है? ये वाला। ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे। तो b की अगर मैं बात करूं तो b की स्पीड कितनी है बेटा? दैट इज इक्वल टू x2 अपॉन y। तो ये x2, अगर मैं सॉरी c की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, c की। तो पहले मैंने बात किसकी करी आपके सामने? a की बात करी, फिर मैंने किसकी बात करी? c की। a की स्पीड कितनी है? x1 अपॉन y, और c की कितनी है? x2 अपॉन y। अब मुझे बताओ कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बहुत इजी है, क्योंकि नीचे तो y है दोनों में। अब ये पूरी की पूरी चीज कौन सी बड़ी होगी? जिसमें न्यूमरेटर जिसका ज्यादा होगा। तो दैट मींस अगर y सेम है तो बस अगर मुझे ये पता लग जाए x1 और x2 में ज्यादा कौन सा है, तो मैं बता सकता हूं कि स्पीड a की ज्यादा है, c की ज्यादा है। तो आप मुझे देख के बताओ x1 बड़ा है या x2 बड़ा है? ऑब्वियसली x2 जो है वो ज्यादा बड़ा है। दैट मींस x2 इज ग्रेटर देन x1। इसका मतलब क्या है? स्पीड ऑफ c इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ a। तो c और a में से तो मुझे ये पता लग गया किसकी स्पीड ज्यादा है? c की स्पीड ज्यादा है। इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब मुझे b और c को कंपैरिजन करना है। मैं फिर से यहां पे इसको रब करके मैं यहां पे लाइंस बना देता हूं। क्लियर है? ताकि थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बन जाए यहां पे।
फाइन, ओके। सो ये हो जाएगा ऐसे, फाइन। तो यहां पे जो मेरे पास डायग्राम में लाइंस बनी हुई है वो कैसे बनी हुई है, दीज आर लाइक, ये बना यहां से ऐसे, ये किसकी है, बी की। उसके बाद 4 और 8 के बीच में से जो जा रही है वो किसकी है, दैट इज ऑफ ए। और जो 0 और 4 के बीच में से जा रही है वो किसकी है, सी की। So it is like this. समझ में आ रही है बात? ओके, अब मुझे किस किस का चेक करना है, सी और ए में तो पता चल गया सी की ज्यादा, बी और सी का चेक करना है। अगर मुझे अब बी और सी का चेक करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूं, वो चीज आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे अब देखनी पड़ेगी। बी और सी के बारे में देखना बेटा, इसको अब हम कैसे करेंगे, बी और सी। ए को भूल जाओ, ए को रब कर दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ए का भी काम नहीं है। चलो आसान हो जाएगा थोड़ा आपको समझना इसमें। चलो बी और सी की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट को ले लेते हैं कॉमन पॉइंट। तो यहां से एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं नीचे, और एक यहां से ऐसे ड्रॉ करता हूं। क्लियर है? अब यहां पे दो ट्राइंगल बनेंगे आपके। एक तो बनेगा सी के लिए, सी के लिए बनेगा ये रेड वाला, जिसमें इस वैल्यू को हम ले लेते हैं x3 और ये ले लेते हैं हम y, ठीक है। और दूसरा बेटा जो बनेगा आपका ट्रायंगल वो बनेगा b के लिए, ये वाला। उसमें ये y पूरा था और इसको हम ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, अंदर वाले को y2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे अगर मैं स्पीड्स की बात करूं, किसकी बात करूं, स्पीड की, तो यहां पे अब किसकी बात करूंगा, पहले मैं c की। तो c की जो स्पीड आएगी, ट्रायंगल देख के बताओ कितनी आएगी, c की स्पीड ट्रायंगल देख के, दैट विल बी x3 अपॉन y1, x3 अपॉन y1। और बेटा b की कितनी आएगी स्पीड, दैट विल बी इक्वल टू, देखो b की दैट विल बी x3 अपॉन y2। b का ये ट्रायंगल है ब्लैक वाला, तो x3 अपॉन y2। अब ऊपर x3 x3 दोनों में सेम है, मतलब नीचे y1 और y2 डिसाइड करेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन होगा। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस पूरी चीज को, पूरे एक्सप्रेशन को बड़ा चाहता हूं, ज्यादा वैल्यू चाहता हूं, तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं y1 और y2 में से बड़ा कौन है, तो y1 और y2 में से y1 बड़ा है। तो अगर y1 बड़ा है तो ये पूरी चीज कम आएगी, क्योंकि मैं सेम चीज को यहां पे ज्यादा से डिवाइड कर रहा हूं और यहां पे कम से डिवाइड कर रहा हूं। तो दैट मींस स्पीड ऑफ b जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ c। तो अब c a से बड़ा है और b c से बड़ा है, दैट मीन जो स्पीड ऑफ b है दैट इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, ग्रेटेस्ट स्पीड है, फाइन। तो ये आपको इसमें याद करना है। दूसरी बात, आपकी एनसीईआरटी में स्लोप कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं है। तो अगर स्लोप कॉन्सेप्ट जो कि आप हायर क्लासेस में जाके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप सब पढ़ते हैं, या मैं अलग से जो सीरीज चलाऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उसमें आई विल डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। तो अगर स्लोप आपको क्लियर है तो आपको कुछ भी इसमें से करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देख के बता सकते हो। कैसे, जैसे एक लाइन ऐसे थी, एक ऐसे थी और एक आपकी ऐसे है। तो जो ज्यादा स्टीप होती है ना, जिसकी ज्यादा स्टीपनेस होती है उसकी ज्यादा स्लोप होती है, जिसकी ज्यादा स्लोप उसकी ज्यादा स्पीड। इस स्लोप का कांसेप्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया इसलिए मैंने इस वे में इसको नहीं डिस्कस किया। तो जैसे हमने पढ़ा है उस वे में आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा ए पार्ट। अब हम चलेंगे बी पार्ट की तरफ, और मैं डायग्राम को फिर से एक बार दोबारा बना दूंगा नीट एंड क्लीन, सो दैट हम एनालिसिस इसका ढंग से कर सकें, ठीक है। So let me draw this diagram again here. Like this.
तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पर ये 8 आ रहा है और ऊपर जाके यहाँ पे 12 आ रहा है। फाइन। सो एक तो जाएगा यहाँ से B लाइक दिस, उसके बाद एक जाएगा यहाँ से, सो दैट विल बी लाइक दिस, दिस इज B, दिस इज C, और एक जाएगा A, तो A will go something like this. Like this. Finally, बन गया। Fine. Okay. So how far C traveled when B passes A? B ने A को पास किया। B ने बेटा जब A को पास किया है, this is my A and this was my C. So B ने A को कहां पे पास किया? यहां पे पास किया। तो इसको नीचे जब आप लेके आओगे तो ये C पॉइंट को यहां पे कट करेगा, और ग्राफ में जब आप एक्चुअली यू विल चेक, ये मैंने टू द स्केल नहीं बनाया ग्राफ, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल इसके यहाँ पे ऐसे मैच कर रहा है। तो ये तो पॉइंट हो जाएगा आपका 8 किलोमीटर। और दूसरी बात, जो आपका C है वो कहां से स्टार्ट कर रहा है? यहां से स्टार्ट कर रहा है, और यहां तक आप अगर बॉक्सेस काउंट करोगे तो 4 बॉक्सेस आते हैं। और मैंने आपको बताया था जो 1 बॉक्स है वो किसके इक्वल है? 4/7 किलोमीटर के। तो 4 बॉक्सेस बेटा किसके इक्वल हो जाएंगे? दैट विल बी 16/7 किलोमीटर। तो ये इतना पोर्शन तो आपका क्या है? 16/7 किलोमीटर। ये पोर्शन आपका कितना है? दैट इज 8 किलोमीटर। तो मुझे कितना चाहिए? इतना पोर्शन चाहिए, दैट इज 8 - 16/7। So this will be 56 - 16/7. This is equal to 40/7. This is equal to 7 5 are 35. 50 7 7 are 49. 5.7 किलोमीटर। फाइन। तो बॉक्सेस वाला कॉन्सेप्ट, और ग्राफ को ध्यान से, B ने A को यहाँ पे क्रॉस किया है, उस पॉइंट को नीचे प्रोजेक्ट करना है आपको C के ऊपर, उसकी वैल्यू आपको चेक करनी है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है हाउ फार हैज B ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस C। B ने C को कहां पे पास किया है? B ने C को, ये रहा भी है ये C, ये यहां पे कहीं पे पास किया है, यहां पे, ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आप चेक करो कि B ने कितना ट्रेवल किया, और B ने स्टार्ट कहां से किया? यहां से, यहां से। तो आप इसकी प्रोजेक्शन यहां पे, मतलब आपको यहां पॉइंट से लेके ये वाला, ये निकालना है आपको यहां पे, ये वाला वैल्यू। सो कैन यू काउंट द बॉक्सेस? ये वाला। तो ये बॉक्सेस को बेटा जब आप काउंट करोगे ना तो ये 9 बॉक्सेस बन के आते हैं, मैंने काउंट किए हुए ऑलरेडी। तो 9 बॉक्सेस आएंगे, एक एक करके काउंट करना, और 9 बॉक्सेस पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 9 into 4/7, 36/7. So this will be 7 5s are 35.1 kilometers. So this will be 5.1 kilometers. I hope आपको समझ में आया, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, डायग्राम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, बट स्टिल we have tried to basically understand this question. Fine. So now you will be comfortable in this question. Okay. अब करते हैं हम next question, 7th question. Okay. So a ball is gently dropped from a height ऑफ 20 मीटर्स, 20 मीटर की हाइट से बॉल को जेंटली ड्रॉप किया। देखो ड्रॉप जब करते हो ना, ड्रॉप मतलब ऐसे छोड़ देना, जब छोड़ते हो आप किसी चीज को तो इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पे क्या हो जाती है उसकी? दैट इज 0। फाइन। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो हम इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, ये बॉल है, इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप किया तो नीचे जाएगी, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u इज इक्वल टू 0। कितनी हाइट से इसको ड्रॉप किया हमने? दैट इज 20 मीटर्स। और एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में हमें दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी डाउनवर्ड ही है, दैट मींस वेलोसिटी इंक्रीज होगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? तो v निकालना है मुझे, यहाँ पे s मुझे 20 मीटर दे रखा है, a मुझे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, v निकालना, और क्या निकालना? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड? टाइम भी बताना है कितने टाइम पे वो स्ट्राइक करेगा। सो
v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपको अब देखना है कि कौन सी इक्वेशन आपको यहाँ पे लगानी है। फाइन, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 0 प्लस a की वैल्यू ले लो 10 और t की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ना तो हमारे पास v है ना ही हमारे पास यहाँ पे t है। अच्छा चलो फिर हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रख लेते हैं अभी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 20, तो v स्क्वायर आ जाएगा 20 इंटू 20, तो v आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 20, तो यहां से मेरे पास v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो v तो आ गया मेरे पास जिससे वो स्ट्राइक करेगा। अब फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट कर दो, 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, तो t कितना आ जाएगा बेटा यहां से 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड लगेंगे इसको नीचे पहुंचने में। 7th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, अगेन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका। एट्थ क्वेश्चन में स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। स्पीड टाइम सेकंड्स में दे रखा है आपको, और एक ग्राफ कुछ आपको ऐसे दे रखा है। तो वैल्यूज हैं इसकी 0, 2, 4, 6, 8, और यहां पे वैल्यूज चल रही हैं आपकी 2, 4, 6, 8। वो पूछ रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। फर्स्ट 4 सेकेंड्स, तो ऐसे ज्वाइन कर लो इसको। तो ये वाला जो एरिया है वो आपको बताएगा कि इस कार ने कितना ट्रेवल किया है। फाइन, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेटली हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन मान लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल को लेके हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट विल बी 12 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा और वो शेडेड एरिया आ गया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है, और कौन से पॉइंट के बाद जो आपकी स्पीड है, ग्राफ आपका ये ऐसे जा रहा है, सो समथिंग लाइक दिस। तो 4 सेकेंड्स के बाद वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन आपका कौन सा रीजन है, दैट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहां पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो ये आपका हो जाएगा 8th क्वेश्चन। फाइन, ओके। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द केस। 9th क्वेश्चन में ए पार्ट में वो बोल रहा है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो इसके एग्जांपल दो। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और वेलोसिटी जीरो हो, मतलब एक्सेलरेशन लग रही है पर वेलोसिटी जीरो, ऐसा कोई केस है? बिल्कुल है। जब आप एक बॉडी को ऊपर थ्रो करते हो तो वो ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, तो टॉप पे जाके वो रुकती है ना, हाईएस्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं हम, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का हो जाती है जीरो, रुकेगी तभी नीचे आएगी। और इस पूरी जर्नी के दौरान एक्सेलरेशन जो है हमेशा नीचे को लगता है ग्रेविटी की वाला, ग्रेविटी की वजह से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस एक्सेलरेशन इज देयर एट दिस पॉइंट 10 टुवर्ड्स डाउन, तभी तो नीचे आएगी, पर वेलोसिटी इज जीरो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओके, अब सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था। सर्कुलर मोशन में बेटा क्या होता है कि एक तो ये पूरा सर्कल नहीं बनता, कभी ये बन गया। तो सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था ऐसे, क्लियर है? अब होता क्या है कि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है हर पॉइंट पे टर्न हो रही है। अब आप सोचो,
आप यहां पर हो और आप हर पॉइंट पर मुड़ने के लिए मजबूर हो, आप बहुत मजबूर हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो और आपको मुड़ना ही पड़ रहा है हर पॉइंट पे। वो कब होगा? जब आपको कोई अंदर की तरफ खींच रहा होगा। जब आप एक पत्थर लगा के, स्टोन लगा के स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे घुमाते हो तो हर टाइम पे स्ट्रिंग को आप अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हो, तभी वो ऐसे घूम रहा है। छोड़ के देखो स्ट्रिंग को, ऐसे भाग जाएगा। दैट मीन इसके ऊपर इनवर्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है। मैं फोर्स वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि फोर्स एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जनरेट होती है। और सर्कुलर मोशन वाले केस में जो फोर्स अंदर की तरफ लगती है जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बेटा। और इसकी वजह से लगने वाली जो एक्सेलरेशन होती है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। समझ में आ रही है बात? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ, दैट मींस अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे बॉडी की जो डायरेक्शन है मोशन की अलोंग द टेंजेंट होगी। कोशिश तो यही है ना इसकी कि मैं ऐसे निकल जाऊं, पर एक्सेलरेशन किधर को लग रही है? अंदर को। एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? सो दोनों के दोनों केसेस पॉसिबल हैं और एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। सिंपल है ये तो इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपको और इसमें आंसर निकाल देना है। फाइन। सो 10th और लास्ट क्वेश्चन हमारे मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज का। सो इसमें आपको बोल रहा है वो यहां पे आपको एक रेडियस दे रखा है कितना? 42250 किलोमीटर का, और टाइम दे रखा है आपको 24 आवर्स का। वो पूछ रहा है स्पीड बताओ एक चक्कर लगाने की सर्कुलर मोशन में। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो एक चक्कर जब लगाया जाता है तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल होता है और टाइम अपॉन टी हो जाएगा। सो 2πr सॉल्व कर लो। 2 into 22 upon 7 into 42250 अपॉन 24 आवर्स है, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो इसको कैंसिल करो, इज इक्वल टू 2 into 22 upon 7 into 4225 अपॉन 24 into 360। सो 2 12 24, 2 6 12, 2 11 आ जाएगा यहाँ पे। 5 8 40, 5 4 20, 5 5 25, 5 7 35, 5 2 10। देन उसके बाद बेटा यहाँ पे आएगा आपका, लेट मी सी, इसको पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा। 11 into 3 845 अपॉन 7 into 6 into 72। ठीक है, और ये आंसर आपका बन रहा है किलोमीटर पर सेकंड में। फाइन। तो इसको जब अब आप डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो ये जाएगा आपका 6 1 जा 6, 24 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, तो ये गया 11 into 140.8 अपॉन 7 into 72। तो 72 2 जा कितना होता है? 72 2 जा 2 2 जा 4, 7 2 जा 144, और मुझे यहाँ पे 140 चाहिए, तो 2 से थोड़े कम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 1.8 अप्रोक्सीमेटली ले ले, अपॉन 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 into 11 अपॉन 70, 18 18 8 198 अपॉन 70 1.8। तो इसको हम 1.9 ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे ज्यादा कम हो जाएगी वैल्यू नहीं तो 19 19 ले लें, तो दिस इज 9209। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 210 ले लेते हैं अपॉन 70, तो 3 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इतना आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा इसमें।
Fine. Okay. So now we are done with this motion chapter as per your NCERT curriculum. NCERT में जैसा lecture flow था exactly I have discussed with you all the questions. But if you ask me, is that sufficient for your NTSC and other competitive exam? It is not. So I will be basically taking up with a separate series for all those candidates who want to learn motion chapter from the NTSC और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा लेवल, एक दो लेवल ऊपर उठाना पड़ेगा. बट अगर आप सिर्फ स्कूल लेवल का करना चाहते हो, दिस मच इज वेरी मच सफिशिएंट. इसी को बार बार ढंग से कर लो तो स्कूल का जो पर्पस है वो आपका दैट विल बी फुलफिल्ड. बट यस, एनटीएससी के लिए आपको अलग से वो वीडियोस फॉलो करनी है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स में कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां से वो चीजें चलेंगी. फाइन. सो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक जस्ट कीप रिवाइजिंग. पूरा चैप्टर अब हो गया है, क्वेश्चंस को लगाओ एक दो बार, नोट्स आप वेल मेंटेन रखो, उनको रिवाइज करते रहो. फाइन. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.